एवरीवन, वेलकम टू अपनी कक्षा। मैं हूं आपका युवराज भैया और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक नए लेवल पे जाने वाले हैं। नए लेवल पे जाने के पहले आइए देखते हैं कि हमने लास्ट सेशन में क्या देखा और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे इस पर्टिकुलर सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड कार्बन आयंस। कार्बोकैटायंस के बाद अब हम देखेंगे कि कार्बन आयंस में किस तरीके से कॉन्जुगेशन की वजह से या फिर हम कहेंगे रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी क्रिएट होती है। तो ये जो रेजोनेंस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेस द कार्बन आयंस मोर इफेक्टिवली दैन द इंडक्टिव इफेक्ट एंड द हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन हो या फिर इंडक्टिव इफेक्ट हो, रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेट करेगा। मतलब क्या, मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिए लेट सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है यहां पर CH3, यहां पर CH3 नहीं CH2 लेंगे, यहां डबल बॉन्ड और यहां पे CH और यहां पे CH2 विद अ नेगेटिव चार्ज। कार्बन आयन है, बोलो यस, ओके। और साथ ही में मेरे पास है यहां पर एक बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग को लगा हुआ है एक कार्बन आयन। क्लियर बात है, यहां पर CH2 नेगेटिव। क्लियर बात है, ओके। हमने इन सब के इसके और इसके दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखे हैं और हमें पता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस तरीके से ट्रैवल होता है, यहां जाएगा और यहां से इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज देगा, राइट। मतलब नेगेटिव चार्ज कहां कहां आने वाला है, देखो एक यहां आएगा, डेल्टा नेगेटिव लिख दूं इसे, एक यहां आएगा डेल्टा नेगेटिव और यहां पर ऑर्थो और पैरा पे आएगा, राइट। ये ऑर्थो और ये पैरा, डेल्टा नेगेटिव यहां पर आने वाला है, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके कितने हुए, ये एक पहला वाला ओरिजिनल वाला, 2 3 4, मतलब 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके होंगे। तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख दो भाई। अब यहां आ जाओ, यहां पर ये एक ये ओरिजिनल वाला और दूसरा ये नेगेटिव चार्ज जब यहां आएगा ये अपना बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर कार्बन पे दे देगा और इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। मतलब कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, यहां पर हो गए 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नॉट हाइब्रिड्स, स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ अबाउट सेम एनर्जी, राइट, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने आ रहे हैं, 4, और यहां पे कितने आ रहे हैं, 2। तो यहां पर ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ज्यादा स्टेबल होगा ये। क्या बात समझ में आ गई, बोलो। एक और एग्जांपल ले, देखो ध्यान से। अगर मेरे पास में यहां पर एक बेंजीन रिंग है, देखो ध्यान से, क्लियर है। और इस बेंजीन रिंग को यदि यहां पर एक कार्बन है विद अ नेगेटिव चार्ज, क्लियर बात है। अब देखो यही चीज मैं यहां पे, ये यहां कहां आ रहा है, रुक जाओ, इधर ही रुको तुम, तुम्हारा काम यहीं तक हो गया, अब हमको तुम्हारा भाई चाहिए, ये रहा, ठीक है। देखो ध्यान से भाई, और अब एक काम करेंगे हम लोग, यहां पर एक बेंजीन रिंग है, अब इस बेंजीन रिंग को हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई, यहां पर एक नहीं 2 बेंजीन रिंग है और यहां पर एक नहीं 2 नहीं, यहां पे अब मैं सिर्फ बेंजीन रिंग की जगह BZ लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है। तो यहां पर बेंजीन रिंग, यहां पर बेंजीन रिंग और यहां पर बेंजीन रिंग। यहां पर अगर देखें तो यहां पर 2 बेंजीन रिंग है और यहां पर मात्र 1 बेंजीन रिंग मौजूद है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की यदि बात करें तो यहां पर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे भाई, हमें पता है। और इसके बाद यहां पर देखें तो 4 इसके और यहां पर और 3, राइट। तो कितने हो जाएंगे, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहां पे होंगे और यहां पे 4 + 3 7 + 3 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहां पे होंगे। तो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उतना ज्यादा आपका कार्बन आयन क्या होगा, स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पे कौन सा होगा, जिसमें 3 बेंजीन रिंग लगे हैं, उसके बाद में 2 बेंजीन रिंग लगे वाला कार्बन आयन और उसके बाद में सिंगल वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखनी है। रेजोनेंस जो होता है वो ज्यादा डोमिनेट कर जाता है हमारे कॉन्जुगेशन से, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट से।
हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा ताकतवर होता है रेजोनेंस। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उतना ही आपका नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उतना ही उसे घूमने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे नोट कर लीजिए फटाफट, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। एक एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क, ध्यान से दो। सबसे पहले हमारे पास होगा यहां पे डबल बॉन्ड O और यहां पे होगा नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट मॉलिक्यूल आपके पास होगा यहां पे डबल बॉन्ड O, यहां पे नेगेटिव चार्ज और यहां पे डबल बॉन्ड O। क्लियर है? ये आपका सेकेंड मॉलिक्यूल। और थर्ड मॉलिक्यूल आपके पास यहां पे डबल बॉन्ड O, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड O और इधर भी एक डबल बॉन्ड O। क्लियर बात है? यहां पे नेगेटिव चार्ज। ये रहा आपका A, ये रहा आपका B और ये रहा आपका C। ठीक है, होमवर्क तो नहीं, आप अभी सॉल्व करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। आपको बताना है इसका असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? फटाफट सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद बताता हूं आंसर। तो कार्बन आयंस में हमने ये बात सीखी है कि जितना रेजोनेंस ज्यादा उतना उसका स्टेबिलिटी ज्यादा। सिंपल सी बात है। मुझे बताइए कि यहां पर जो हमारा C मॉलिक्यूल है, इसमें जो रेजोनेंस है वो कहां से कहां तक हो सकता है? देखो, ये नेगेटिव चार्ज जाएगा यहां, फिर यहां से यहां, राइट? ये एक चीज यहां पे हो सकती है। इसके अलावा ये देखो, ये नेगेटिव चार्ज जाएगा यहां और ये यहां से यहां, दो, राइट? इसके बाद एक और यहां पर रेजोनेंस होता है जो कि कुछ इस तरीके से है। ये नेगेटिव चार्ज जाएगा यहां और ये इस तरीके से। तीन रेजोनेंस हो रहे हैं यहां पर अलग अलग। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर ये इधर और ये इधर, इसके अलावा यहां पर होता है ये इधर और ये इधर, ये वाला रेजोनेंस। और यहां मात्र एक रेजोनेंस यहां पे होगा कुछ इस तरीके से। तो यहां तीन रेजोनेंस है, यहां पर दो रेजोनेंस है और यहां पर मात्र एक रेजोनेंस है। तो जितना रेजोनेंस ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसीलिए जो हमारा यहां पर C है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद आएगा B और उसके बाद आएगा A। असेंडिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी की असेंडिंग ऑर्डर की बात करें, तो सबसे यहां पर कम होगा A, उसके बाद होगा B और उसके बाद होगा C। ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी A की, फिर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? C की, फिर B की और A की। क्लियर बात है? तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अब एक और एग्जांपल हम देखेंगे यहां पर। अब देखिए, हमारे पास है एक बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग पर लगा हुआ है एक CH2 विद अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इसे हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। एक, अरे क्या हो गया? नहीं, यस, ठीक है। और उसके बाद एक और उसके बाद एक और। ठीक है, अब सबसे पहले वाले मॉलिक्यूल में NO2 जो है ये ऑर्थो पर लगा हुआ है, जो सेकंड है इस पे लगा है पैरा पर, और यहां पर लगा है मेटा पर NO2, और यहां पर कुछ नहीं, राइट? देखिए, ये है A, ये है B, ये है C और ये है T। वीडियो को पॉज करिए, फटाफट से इसका असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी मुझे बताइए, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। देखिए, हमें यह पता है कि यह है एक कार्बन आयन, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ये कब स्टेबल होगा? ये नेगेटिव चार्ज तब स्टेबल होगा जब इस नेगेटिव चार्ज को कोई ऐसा ग्रुप अटैच्ड है जो कि वहां से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, मतलब कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। क्या NO2 एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है? जी हां, NO2 इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है। अच्छा, आपको क्या पता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहां कहां ट्रैवल करता है किसी भी बेंजीन रिंग के? देखो भाई, यहां पर डेल्टा नेगेटिव आ सकता है, यहां पर डेल्टा नेगेटिव आ सकता है और यहां पर डेल्टा नेगेटिव आ सकता है, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आएगा। जब इस पोजीशन पे आएगा तो NO2 उसे विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स को और उसे करेगा स्टेबलाइज। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल अगर कोई होगा तो वो होगा हमारा ऑर्थो। ठीक है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इस तरीके से। ठीक है,
उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर पैरा सब्स्टिट्यूटेड, मेटा क्यों नहीं, क्यों मेटा इसीलिए नहीं क्योंकि डेल्टा नेगेटिव चार्ज मेटा पोजीशन पे जाता ही नहीं है, राइट, और यहां पर जाता है भाई डेल्टा नेगेटिव, यहां पर आता है नेगेटिव चार्ज, और इसीलिए ये इसे बढ़िया तरीके से खींच पाएगा और उसे स्टेबल कर पाएगा, ठीक है। तो पैरा सब्स्टिट्यूटेड भी स्टेबल होता है, मतलब ए सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद होगा हमारा बी, उसके बाद होगा ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे NO2 है तो सही, यहां पे वो भी नहीं है, ठीक है। कुछ अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा उसे वो अपनी ओर खींच रहा होगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहां पर कोई भी NO2 मौजूद नहीं है। तो सबसे कम स्टेबल इन चारों में से है हमारा डी, उसके बाद सी, उसके बाद हमारा यहां पर है बी, और सबसे ज्यादा स्टेबल अगर कोई है तो वो है ऑप्शन ए, जो कि ऑर्थो पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है। क्या बात समझ में आ गई? अगर हां तो इसे फटाफट से नोट करिए, उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमारे पास यहां पर है एक बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग को लगा हुआ है एक यहां पर CH2 नेगेटिव, ठीक है। अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले वाले मॉलिक्यूल में यहां पर लगा है CH3, उसके बाद में लगा है यहां पर CH3, उसके बाद लगा है मेटा पर CH3, और नेक्स्ट यहां पे कुछ नहीं, ठीक है। अब ये जो CH3 है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, हमारे पास एक कार्बन आयन है, कार्बन आयन मतलब ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला कोई ग्रुप यहां पर अटैच होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो डोनेट करने वाले ग्रुप लगे हैं, मतलब CH3, राइट, ओके। तो मतलब ये सबको डिस्टेबलाइज कर रहा है। अब इस डिस्टेबलाइजेशन के दौर में जो सबसे कम डिस्टेबलाइज कर रहा होगा वो हमारा ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। इनकी बात कर रहे हैं, ओके। तो सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पे होगा हमारा बेंजीन वाला, ठीक है, मतलब जो बेंजाइल कार्बन आयन है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर हम इसे नंबरिंग दे दे, ये है A, B, C और D, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सबसे ज्यादा स्टेबल। इससे कम स्टेबल होगा हमारा ऑप्शन सी, मेटा वाला। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? ऑप्शन सी, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर मेटा पर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। हमें पता है डेल्टा नेगेटिव यहां आएगा, यहां पे आएगा और यहां पे आएगा, मेटा पर आएगा ही नहीं, तो ये थोड़ा कम डिस्टेबलाइज उसे करता है। क्लियर बात है? बात समझ में आ रही है? ओके। तो नेक्स्ट डी के बाद आएगा हमारा सी। अब क्वेश्चन आता है कि ए और बी में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारे पास में ए और बी है, ए में भी यहां पर डोनेशन हो रहा है, बी में भी यहां पर डोनेशन हो रहा है। अब ज्यादा स्टेबल वो होगा जिसमें जो कॉन्जुगेशन है ये थोड़ा घूम फिर के जा रहा होगा। अब देखिए ध्यान से, यहां पर आप देखेंगे तो डोनेशन इधर हो रहा है, तो तुरंत में डोनेशन हो रहा है बहुत पास में, राइट, बहुत पास में, तो इंटेंसिटी यहां पर हाई है। लेकिन अगर हम बात करें इस CH3 की जो पैरा पोजीशन पे है, जो डोनेशन है वो कुछ थोड़ा है ना घूम फिर के जा रहा है, तो ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से इसे डोनेट नहीं कर पा रहा है इलेक्ट्रॉन्स जितना कि ऑर्थो पोजीशन वाला है, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है, बहुत ज्यादा पास है, ये थोड़ा दूर है, कॉन्जुगेशन लंबा हो रहा है यहां पर, ठीक है। इस कारण ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो जाता है हमारा बी यानी कि मेटा, और लास्ट में आएगा हमारा ए यानी कि ऑर्थो पोजीशन वाला, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस भी हमने देखा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस भी हमने देखा। रिएक्शन मैकेनिज्म के इस चैप्टर में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूरे बेस को पकड़ के रखने के लिए यही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो फटाफट इस पर्टिकुलर चीज को नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब जैसा कि हमने फिनाइल कार्बोकैटायन और विनाइल कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ा था कि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन पे है वो कार्बन यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अनस्टेबल हो जा रहा था, वैसे ही कार्बन आयंस के बारे में भी होता है। लेकिन यहां पे किस्सा कुछ अलग होता है, क्योंकि यहां पर है निगेटिव चार्ज एक ऐसे कार्बन पे जो कि खुद एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। अब नेगेटिव चार्ज है
और इसके कांटेक्ट में एक ऐसा ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो वहां तो स्टेबिलिटी होगी ही, राइट? ओके, मतलब फिनाइल कार्बोकैटायन की यदि हम बात करें, यानी कि आपके पास इस तरीके से बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में यहां पर है नेगेटिव चार्ज, और साथ ही में अगर आप CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और यहां पे है आपके पास एक नेगेटिव चार्ज, तो ये पर्टिकुलर कार्बन और ये पर्टिकुलर कार्बन दोनों के दोनों कौन से हाइब्रिडाइजेशन में है? sp हाइब्रिडाइजेशन में है, और ये वाला क्या है? ये वाला भी sp हाइब्रिडाइजेशन में है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हमने की थी कि यहां पर sp सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर बाद में आता है sp2 और लास्ट में आता है sp3 जो कि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मैंने आपको यह बताया था कि कोई भी पर्टिकुलर अनायन अगर आपके पास O नेगेटिव है, राइट, और यहां पे कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है, तो वो स्टेबल करेगा उस चीज को, राइट? ओके, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाले को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, यहां पर ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां पर ये कार्बन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और साथ में यहां पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये तो स्टेबल होगा, राइट? फिनाइल कार्बन आयन एंड विनाइल कार्बन आयन आर हाईली स्टेबल। ये क्या कह रहे हैं? ये हाईली स्टेबल होते हैं। क्यों? बिकॉज दे कंटेन, यहां पे दे आएगा भाई, वाई, दे कंटेन नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे, और हमने जब कार्बोकैटायंस के बारे में पढ़ा था, ये देखते हैं कहां पे, ये देखो, फिनाइल कार्बोकैटायन एंड विनाइल कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल। कार्बोकैटायन के केस में ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, लेकिन कार्बन आयन के केस में ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। कार्बोकैटायंस के केस में यहां पे आप देखो पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, राइट? और अगर हम बात करें यहां पर इस पर्टिकुलर चीज की, तो यहां पर क्या है? यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक स्टेबल कार्बन आयन होगा। ठीक है, तो फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब ये जो कार्बन आयन्स होते हैं ये स्टेबलाइज होते हैं बाय कॉन्जुगेशन, बाय डीलोकलाइजेशन। देखो कैसे, अगर मेरे पास में एक यहां पर रिंग है, लेट सपोज एक 5 मेंबर्ड रिंग है, इसमें यहां पर इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, और यहां पे नेगेटिव चार्ज है। ये जो नेगेटिव चार्ज है क्या वो इधर ट्रैवल करेगा? जी हां, यहां ट्रैवल करेगा, फिर यहां से इधर, इधर से यहां, ऐसे ट्रैवल करेगा, राइट? मतलब यहां पर हो रहा है डीलोकलाइजेशन इस नेगेटिव चार्ज का, मतलब ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, इसीलिए ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है यहां पर, मतलब ये कार्बन आयन स्टेबल है यहां पर। ठीक है, ओके। क्या ये एरोमेटिक है भाई? हां भाई, एरोमेटिक है। क्लियर है? एरोमेटिक है। अब देखो मेरे पास यहां पर एक 5 मेंबर्ड रिंग है, और इसी 5 मेंबर्ड रिंग को एक और 5 मेंबर्ड रिंग है, और यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, इधर नेगेटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये भी एक कार्बन आयन है, ये भी स्टेबल है, ये भी डीलोकलाइज हो रहा है, ये भी डीलोकलाइज हो रहा है, दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहे हैं। डीलोकलाइजेशन के कारण ये स्टेबल हो रहा है। कितने यहां पर पाई बॉन्ड्स है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी एरोमेटिक है। ठीक है, अब देखो ये एक और, ये कार्बन आयन स्टेबल है क्या? हां, ये भी स्टेबल है। क्यों भाई? ये डीलोकलाइज हो रहा है, देखो ऐसे ये होता रहेगा, वापस आएगा। ठीक है, तो डीलोकलाइजेशन यहां भी हो रहा है। ये क्या है? ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। देखो भाई, 2 2 2 6 और 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? हकेल रूल, 4n वाले हकेल रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है? एंटी एरोमेटिक है। ये क्या है? एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन ये कार्बन आयन की अगर हम बात करें तो ये स्टेबल है, लेकिन ये जो कंपाउंड है ये अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि एंटी एरोमेटिक सबसे ज्यादा अनस्टेबल। ठीक है, ओके, यस। तो कार्बन आयन्स आर आल्सो स्टेबलाइज्ड बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज थ्रू एरोमेटाइजेशन, राइट? एरोमेटिसिटी अगर आ जाती है डीलोकलाइजेशन के कारण उसमें, तो आप देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 एग्जांपल्स हैं डीलोकलाइजेशन के किसी भी नेगेटिव चार्ज का। तो फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे।
एक एसिड वो होता है जो कि एक H+ को डोनेट करता है, राइट? एसिड वो होता है जो H+ को डोनेट करता है। फिनॉल्स, अल्कोहल्स ये क्या करते हैं? ये H+ डोनेट करते हैं, कर सकते हैं। तो इनमें क्या एसिडिटी होती है? जी हां, हमने तो ऑलरेडी पढ़ा है ये चीज, एसिडिटी होती है अल्कोहल्स में, राइट? तो अब यहां पर हम लोग क्या नया देख रहे हैं? यहां पर हम लोग देखेंगे एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। जो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल होते हैं उनकी एसिडिटी किस तरीके से वर्क करती है ये हम लोग देखते हैं। चलो, अब एनीथिंग दैट स्टेबलाइजेस अ कॉन्जुगेट बेस A- मेक्स द स्टार्टिंग एसिड HA मोर एसिडिक। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास में एक एसिड है AH, ये एक एसिड है, राइट? फिर क्या हुआ? फिर इस एसिड में से एक H+ बाहर निकल गया और ये बन गया A- और एक H+, ये बाहर आ गया, राइट? ये क्या है? दिस इज नथिंग बट अ कॉन्जुगेट बेस। ये क्या है? एक कॉन्जुगेट बेस है। अब ये कह रहे हैं कि आपका ये जो कॉन्जुगेट बेस है वो अगर स्टेबल है तो आपका ये एसिड बढ़िया एसिड है। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, राइट? एनीथिंग दैट स्टेबलाइजेस अ कॉन्जुगेट बेस मेक्स द स्टार्टिंग एसिड मोर एसिडिक। इसे ज्यादा एसिडिक, अच्छा एसिड बनाएगा। अब देखो, फिनॉक्साइड आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड देन द इथॉक्साइड आयन, सो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इथॉक्साइड आयन की। सबसे पहले इथेनॉल बनाएंगे, CH3 बॉन्ड CH2 और यहां पे OH। ये क्या है? इथेनॉल है। इसमें से यदि मैं एक H+ को रिमूव कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। ये क्या है? ये है एक इथॉक्साइड आयन, राइट? क्या ये नेगेटिव चार्ज यहां पर रेजोनेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कोई यहां पर डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, कॉन्जुगेशन मौजूद नहीं है, राइट? मतलब ये नेगेटिव चार्ज यहीं पर पड़ा रहेगा। साथ ही में हम लोग और भी बाकी कुछ कंसेप्ट्स अप्लाई करके देख सकते हैं। यहां पर CH3 CH2 डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो ये तो अनस्टेबल है ही, राइट? अगर हम इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये क्या है? ये है एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ठीक है? तो छोटी छोटी चीजें हमने इथॉक्साइड के बारे में देख ली। अब हम बात करेंगे फिनॉक्साइड के बारे में। देखो भाई, सबसे पहले हम बनाएंगे एक फिनॉल बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग पर लगा हुआ है OH, क्लियर है? अब हुआ ये कि यहां से एक H+ को अगर मैं बाहर निकाल दूं, -H+, तो क्या बन जाएगा? यहां पे हमारे पास बन जाएगा एक बेंजीन रिंग और यहां पे ऑक्सीजन के टकले पे एक नेगेटिव चार्ज। ओके, अब ये जो ऑक्सीजन है ये क्या एक ऐसे कार्बन को अटैच्ड है जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा। देखो भाई, यहां पर 1 2 एंड 3 मतलब कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, नो डाउट। हमने जो यहां पर पीछे देखा इस कार्बन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये sp3 है और ये क्या है? ये sp2 है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब ये नेगेटिव चार्ज को अच्छे से स्टेबलाइज कर पाएगा। वेरी नाइस, ओके। अब पीछे हमने देखा इथॉक्साइड आयन में ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहां पर स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा था क्योंकि यहां पर रेजोनेंस नहीं हो पा रही है। अच्छा, तो क्या यहां पर रेजोनेंस हो पाएगी? जी हां, रेजोनेंस यहां पे हो पाएगी। किस तरीके से होगी ये देखो भाई, हमने ऑलरेडी देखा है लेकिन आपके कंसेप्ट में वापस क्लियर कर रहा हूं। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और ये इस तरीके से हमारे पास है। ये नेगेटिव चार्ज जाएगा यहां, जैसे ही ये यहां जाएगा ये नेगेटिव चार्ज इस पर्टिकुलर कार्बन पे आ जाएगा। मतलब ये डबल बॉन्ड टूटकर इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये रेजोनेंस स्टार्ट हो चुका। उसके बाद अब आपकी बेंजीन रिंग कुछ इस तरीके से दिखेगी। यहां डबल बॉन्ड है भाई, यहां और यहां पे डबल बॉन्ड O। अब ये नेगेटिव चार्ज जाएगा यहां, ये डबल बॉन्ड टूटकर नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे। तो अब आपका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये आपकी बेंजीन रिंग, यहां पे आया नेगेटिव चार्ज और यहां का डबल बॉन्ड टूट गया, राइट? और यहां पे डबल बॉन्ड बना, यहां पे डबल बॉन्ड वैसा का वैसा और यहां पे डबल बॉन्ड O। क्लियर है? ये बनेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज फिर से यहां जाएगा, ये यहां पे नेगेटिव चार्ज देगा तो एक और नया स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब मोटा मोटा हमें ये समझ में तो आ चुका है कि यहां पर रेजोनेंस हो रहा है। और अगर रेजोनेंस हो रहा है इस नेगेटिव चार्ज का यानी कि ये अनायन का, तो यहां पर ये स्टेबल हो जाएगा, राइट?
राइट, ये आयन स्टेबल हो जाएगा। यस, तो मतलब यहां पर ये निगेटिवली चार्ज या फिर हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम भी है, यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, यहां पर रेजोनेंस हो रहा है। क्लियर बात है? यहां देखिए, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन भी नहीं है, यहां पर रेजोनेंस भी नहीं हो रहा, मतलब दोनों कंडीशंस कैंसिल। तो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी के लिए जो भी कंडीशंस चाहिए थी वो इथॉक्साइड आयन में ना होकर हमारे फिनॉक्साइड आयन में हो रही है। इसीलिए इन्होंने ये कहा कि आपका जो फिनॉक्साइड आयन है इज मोर रेजोनेंस स्टेबल, रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल हो रहा है देन द इथॉक्साइड आयन। सो द फिनॉल, ये जो फिनॉल है इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ठीक है, ये जो फिनॉल होते हैं ये ज्यादा एसिडिक होते हैं हमारे अल्कोहल से। तो इसीलिए अब हम लोग देखेंगे कि ये जो फिनॉल्स हैं जब ये सब्स्टिट्यूटेड होते हैं तो इनकी एसिडिक किस तरीके से देखी जाती है। तो उससे देखने के पहले आप फटाफट इसे कॉपी करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए लेते हैं सबसे पहला एग्जांपल। यहां पे हमारे पास है फिनॉल, ठीक है, ये है फिनॉल। अब एक काम करते हैं, इसे हम लोग कर देते हैं फटाफट से कॉपी। ये 2 हो गए, ये 3 और ये 4। अब इस वाले फिनॉल पर क्या लगाएं? ओके, हाँ, ये लो, NO2 लगा है भाई, यहां पर लगा है COCl, ठीक है, ओके। और यहां पे सिर्फ Cl लगा देते हैं और यहां पे कुछ नहीं लगाते, यहां पे हाइड्रोजन लगा देते हैं बस, ठीक है। अब हमें बताना है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है और सबसे कम एसिडिक कौन है। तो नो डाउट हम लोग सीक्वेंस बता देंगे, एसिडिटी का ऑर्डर बता देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो एसिडिटी देखने के लिए हमें यह देखना है कि जो उसका कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो कितना ज्यादा स्टेबल है। जितना ज्यादा स्टेबल उसका कॉन्जुगेट बेस, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा आपका गिवन पर्टिकुलर एसिड, राइट। तो यहां पर हमें यह सोचना है कि जब यहां पे आएगा एक नेगेटिव चार्ज, यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पे भी आएगा नेगेटिव चार्ज, जब ये H पॉजिटिव को डोनेट कर देंगे, राइट। बात समझ रहे? कर दिया भाई, डोनेट कर दिया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब NO2 ग्रुप यहां पर है, यहां पे है COCl, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, Cl भी यहां पर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, लेकिन इनमें से ज्यादा पावरफुल ये है। तो ये जो NO2 ग्रुप है बेसिकली यहां पर मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है, वो भी नेगेटिव। तो नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है यहां पर, ये भी नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है, ये यहां पर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, और यहां पर तो भैया कुछ है नहीं तो भूल ही जाओ उसे। तो यहां पर NO2 जो है ये ज्यादा पावरफुल नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है, और इसी कारण यहां सबसे ज्यादा इस नेगेटिव चार्ज को कौन ठिकाने लगाएगा? ये NO2। इसीलिए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ये वाला, उसके बाद में ये वाला कंपाउंड B, और उसके बाद कंपाउंड CN T। यहां पे तो कुछ है ही नहीं, यहां पे तो कुछ है ही नहीं। इनके कंपैरिजन में ये सबसे कम एसिडिक है और ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर, ये क्या है? एक एसिडिक ऑर्डर है। तो इस तरीके से इसे नोट कर लो फटाफट, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं भाई। नेक्स्ट एग्जांपल सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल के एसिडिटी का। यहां पर सबसे पहले हम बनाएंगे एक फिनॉल, यहां पे OH, अब कर देंगे इसे मल्टीप्लाई, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है, ओके। अब यहां पे लगाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहला हम सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे यहां पर CH3, उसके बाद यहां पर CH3, फिर हम लगाएंगे यहां पर CH3 ऑर्थो पे, है ना, ऑर्थो रह गया था, और यहां पे कुछ नहीं। क्लियर है? ओके। अब हमें बताना है एसिडिटी ऑर्डर, मतलब जब ऑक्सीजन के टकले पे आएगा नेगेटिव चार्ज तब वो क्या स्टेबल है, तो वही हमें बताना है।
अब देखिए यहां पर हमारे पास में जो ग्रुप है, अगर इसे स्टेबल करना है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला होना चाहिए था, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला दिया गया है। मतलब हमें बस यहां पर इन चारों में से ये बताना है कि जो सबसे कम डोनेट कर रहा होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इसे ए बी सी डी दे दूं, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो जो हमारा डी है ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा नहीं है, यहां पर कोई भी डोनेटिंग ग्रुप लगा नहीं है। अब इसके बाद ए, बी और सी हमारे पास बचते हैं, जिसमें कि ऑर्थो, पैरा और मेटा पर CH3 लगा हुआ है। अब अगर हम बात करें ये नेगेटिव चार्ज जो है ये कहां जाएगा, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे जाएगा, राइट। तो ऑर्थो और पैरा को हम लोग बाद में देखेंगे, सबसे पहले आ जाते हैं मेटा पर। क्यों? क्योंकि मेटा पर ये नेगेटिव चार्ज जाएगा नहीं तो ये अनस्टेबल उसे कर पाएगा नहीं, तो ये स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मेटा पर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, मात्र ऑर्थो और पैरा पर जा रहा होगा। तो मेटा वाला जो है ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल रहेगा, मतलब ज्यादा एसिडिक रहेगा एज कंपेयर टू दी ऑर्थो एंड पैरा। अब ऑर्थो और पैरा की अगर हम बात करें तो यहां से डोनेशन काफी ज्यादा मात्रा में हो रहा है, क्योंकि काफी पास नेगेटिव चार्ज के ये डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो ये आ गया भैया अपना लास्ट, और उसके पहले आएगा हमारा बी, डी ए बी सी, ये आने वाला है इसका एसिडिटी का ऑर्डर। ठीक है, तो एसिडिटी ऑर्डर क्या रहेगी इन फिनॉल्स में, ये सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स में, तो रहेगी डी ए बी सी। ठीक है, फटाफट इसे नोट करिए। अगर आपके खोपड़िया में ये बढ़िया से घुस चुका है तो उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए भाई, हमारे पास में है यहां पर एक फिनॉल, यहां पर OH, इसे कर देते हैं फटाफट से मल्टीप्लाई। ये हो गए 2, ये हो गए 3 और ये हो गए 4। ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास सबसे पहले यहां लगा देते हैं भाई Cl, उसके बाद यहां Cl, फिर यहां Cl और यहां पे कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे, एक ऐसा ग्रुप अटैच्ड है जो कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। वेरी नाइस, सारे के सारे यहां पर मतलब वो से छोड़कर ये तीनों नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे होंगे। अब इसमें से जो पैरा पर है यहां पर सबसे मिनिमम हम कहेंगे जिसे इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होगा, क्योंकि आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट जैसे जैसे कार्बन की चेन लंबी होती जाती है, मतलब कार्बन दूर होते जाते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट अपना असर थोड़ा थोड़ा कम कर देता है। ठीक है, तो सबसे कम असर होगा यहां पर, सबसे ज्यादा असर होगा यहां पर। ठीक है, मतलब अगर हम इसे नंबरिंग दे दे, अगर मैं इसे 1, इसे 2, इसे 3 और इसे 4 कह लूं, तो जो थर्ड वाला रहेगा ये सबसे ज्यादा हम कहेंगे जिसे एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद में होगा थर्ड के बाद मेटा वाला, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि कम नंबर ऑफ कार्बन है इनके बीच में। तो यहां पर आएगा सेकंड, और उसके बाद आएगा हमारा, सबसे पहले ये आया, फिर ये आया, उसके बाद आएगा फर्स्ट वाला, और लास्ट में बचा हुआ हमारा फोर्थ। तो ये आएगा सीक्वेंस एसिडिटी के ऑर्डर का इन पर्टिकुलर केसेस में। ठीक है, तो काफी सारे एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं, एक बार फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। अब करेंगे एकदम सिंपल सा सवाल, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक उसमें आपको मैं करने की कोशिश करूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा सोचना है उस पर कि आंसर क्या होगा। देखो भाई, बेंजीन रिंग हमारे पास है, इस बेंजीन रिंग में लगा है OH, मतलब ये है फिनॉल। कर लेता हूं इसे मैं कॉपी 2-3 बार, तो फिर हम लोग बढ़िया तरीके से उसे सॉल्व करेंगे। देखो भाई, एकदम आसान है, सेम जैसे हमने अभी देखा था वैसा ही। यहां पर है फ्लोरीन, यहां पर है फ्लोरीन, यहां पर है फ्लोरीन, और यहां पर कुछ नहीं। ठीक है, अब ये भी तो फ्लोरीन है जैसे क्लोरीन था, तो यहां पर क्या कहानी सेम होगी? बताइए भाई, चलिए करिए सॉल्व। कमेंट सेक्शन में मुझे आपके आंसर चाहिए फटाफट। चलिए करिए सॉल्व, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद मैं बताता हूं आंसर। अब जैसे कि मैंने आपको यहां पर अभी बताया था क्लोरीन में कि इंडक्टिव इफेक्ट यहां पे हो रहा होगा, राइट। अब जैसे जैसे दूर होता है आपका ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा थोड़ा करके कम होने लगता है। और मैंने आपको बताया था कि ऑर्थो पे सबसे ज्यादा, तो आपके हिसाब से आंसर ये होगा, बताओ 1,
उसके बाद मेटा वाला मतलब 2, उसके बाद होगा हमारा पैरा वाला मतलब कि 3, और उसके बाद होगा लास्ट में 4th, राइट। यही आपके अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। क्यों? क्या होगा यहां पर बेसिकली फ्लोरीन और यहां पर ऑक्सीजन है। फ्लोरीन का साइज छोटा है, इसके पास है लोन पेयर। ऐसा क्लोरीन के साथ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है, ठीक है, तो वहां पर नहीं हो पाया। यहां पर फ्लोरीन का साइज छोटा है, होता क्या है, ये फ्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर लेते हैं, और अब इस वजह से ये यहां पर नहीं, ये इनके बीच में आ जाएगा। मतलब आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2, then 3, then 1 and then 4th। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। क्यों? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जो सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये फ्लोरीन के जो लोन पेयर है वो इस हाइड्रोजन को पकड़ के रखते हैं और हाइड्रोजन को जाने ही नहीं देते। क्लियर बात है? ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसे फटाफट नोट करिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब अगर एसिडिटी के केस में हम लोग बेंजोइक एसिड या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की बात करें, तो उसमें ये बात आगे बढ़ाने के पहले बेंजोइक एसिड और फिनॉल के केस में बात करते हैं। जो हमारे पास में बेंजोइक एसिड होता है, राइट, कुछ इस तरीके से C डबल बॉन्ड O और यहां पे OH, ये बेंजोइक एसिड, और फिनॉल होता है कुछ इस तरीके से। दोनों में यदि हम एसिडिटी की बात करें 0, ये होगा OH। एसिडिटी यहां पर होगी लगभग pK जो होगा बेंजोइक एसिड का ये 4.2 अराउंड होता है, और pKa की बात करूं अगर मैं फिनॉल की तो ये लगभग 10 के करीब होता है। ठीक है, एसिडिटी के इसमें बेंजोइक एसिड का ज्यादा होगा एसिडिटी ऑर्डर, और फिनॉल का कम होगा एसिडिक नेचर, राइट। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन अवेलेबल है, जिसके ऊपर वो नेगेटिव चार्ज बेहतरीन तरीके से रेजोनेट होता रहता है। इस कारण जो बेंजोइक एसिड है ये ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ फिनॉल। ठीक है, देखो भाई रीजन भी दिया है, बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक दैट फिनॉल बिकॉज द बेंजोएट आयन, मतलब इसकी बात कर रहे हैं जब H पॉजिटिव चला जाता है, हैज 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स अपॉन विच टू डिलोकलाइज द नेगेटिव चार्ज। मतलब नेगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज होने के लिए द डिलोकलाइज नेगेटिव चार्ज, whereas the phenoxide ion has only 1 ऑक्सीजन। क्लियर बात है? मतलब ये नेगेटिव चार्ज को संभालने के लिए यहां पर 2 ऑक्सीजन है और यहां पर 1 ही ऑक्सीजन है। इस कारण जो बेंजोइक एसिड्स होते हैं ये ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ फिनॉल। तो एक बार फटाफट इसे नोट करिए, इसे समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे बेंजोइक एसिड या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में फर्क होता है और क्या अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच करने के बाद क्या अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलती है एसिडिटी के ऑर्डर में। तो करिए नोट, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखो किस तरीके से यहां पर नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देता है बेंजोइक एसिड। इस तरीके से होगा बेंजीन, यहां पे है C डबल बॉन्ड O और यहां पे O नेगेटिव। क्लियर है? ये इधर जाएगा और ये इधर से इधर क्या बन जाएगा, देखो यहां पर C, यहां पे बॉन्ड O पर नेगेटिव और यहां पे बन गया डबल बॉन्ड O। ये नेगेटिव चार्ज फिर से अंदर, ये फिर से कहानी वापस, है ना। तो इस वजह से ये स्टेबलाइज हो जाता है एक तरीके से। अब देखो भाई आगे, एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में यहां पर जो बेंजोइक एसिड होता है ये तब आपका स्टेबल होता है जब एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसे अटैच्ड हो तब, और अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो गया तो वो डिस्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, ये तो हमें पता है, एंड अल्कोहल से भी ज्यादा एसिडिक होगा बिकॉज द कॉन्जुगेट बेस इज मोस्ट इफेक्टिवली रेजोनेंस स्टेबलाइज, बहुत अच्छे से रेजोनेंस स्टेबलाइज ये हो जाता है। अब अगर यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज कर देता है कॉन्जुगेट बेस को, मेकिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया जाए तो ये इसे डिस्टेबलाइज कर देगा द कॉन्जुगेट बेस,
मतलब कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज कर देगा और जो आपका कार्बोक्सिलिक, कार्बोहॉलिक लिखा है, कारहॉलिक, कारहॉक्सिलिक लिखा है, ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लेस एसिडिक। मतलब मैंने आपको बताया था यदि आपके पास ऑक्सीजन के टकले पर नेगेटिव है तो एक ऐसा ग्रुप यहां अटैच होना चाहिए जो इसे खींचे, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो वो स्टेबल है और एक अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या फिर एक अच्छा एसिड होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो एक खराब एसिड होगा। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। क्लियर बात है? तो इसे फटाफट से नोट करिए। और अच्छा चलो यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो बाद में नोट्स बनाने के बाद। देखो भाई यहां पे है COO नेगेटिव, अगर यहां पर कहीं भी एक डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो ये इसे डिस्टेबलाइज कर देगा, ये इसे डिस्टेबलाइज कर देगा। लेकिन अगर यहां पर बेंजीन रिंग को जब COO नेगेटिव यानी कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होता है, कार्बोक्सिलेट आयन हम कहेंगे, तो कहीं पर भी यदि कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो तो ये उसे स्टेबलाइज करेगा, स्टेबलाइज करेगा। क्लियर बात है? तो ये चीज आपने नोट करनी है, अपने नोट्स में लिखनी है जरूर। इससे ही आपको देखते से ही समझ में आ जाएगा और एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में कि क्या हमें अप्लाई करना है इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, तो फटाफट नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब ये ऑर्थो इफेक्ट क्या है? क्या ये इफेक्ट लिंक्ड है हमारे ऑर्थो पोजीशन से? जी हां, यदि आपके बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है, यदि आपके बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है। कैसे? देखो, अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट द ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर मोर एसिडिक देन द मेटा एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड एसिड एंड द बेंजोइक एसिड्स। ये कैसे हो रहा है? देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर कोई मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, और इस बेंजीन रिंग को यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां पे OH यानी एक एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और इधर मैं CH3 लगा देता हूं, सपोज कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहां पर भी एक मैं ले लेता हूं बेंजीन रिंग और यहां लगा है COOH और यहां पर पैरा पोजीशन पे CH3 लगा दिया। अब होता यह है कि ऑर्थो पोजीशन पे जब CH3 यहां पर है तो काफी ज्यादा स्टेरिक हिंडरेंस यहां पे होता है, इनके बीच में काफी ज्यादा स्टेरिक हिंडरेंस होता है, और इस स्टेरिक हिंडरेंस के कारण ये आपस में अगर एक प्लेन में थे पहले तो स्टेरिक हिंडरेंस हो रही थी, इसीलिए ये अपने अपने प्लेन चेंज कर देते हैं। तो प्लेन को चेंज करने की वजह से अब ये बराबर तरीके से इस कार्बोनिल ग्रुप को डोनेट नहीं कर पाएगा, O नेगेटिव पर डोनेट नहीं कर पाएगा। CH3 का काम क्या है? डोनेट करना, तो डोनेट नहीं कर पाएगा, इस कारण ये बेहतरीन एसिड हो जाएगा। तो ये एक अच्छा एसिड है, राइट? क्यों? क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट यहां पे है। रीजन क्या देंगे हम? रीजन देंगे ऑर्थो इफेक्ट। और यहां पर देखिए, यहां पर आपके पास में डोनेशन तो होता रहेगा भाई, भले ही दूर है लेकिन डोनेशन तो होगा। तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, मतलब ये एक अनस्टेबल कंपाउंड कहलाएगा, एक अनस्टेबल आयन होगा, जिससे हम ये बता सकते हैं कि इसके पहले का जो एसिड था मतलब कि ये एक वीक एसिड होगा। क्लियर बात है? तो यहां पर ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा? ये वाला। क्लियर बात है? ऑर्थो इफेक्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट द ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, द ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर मोर एसिडिक देन द मेटा या फिर पैरा सब्स्टिट्यूटेड एसिड एंड बेंजोइक एसिड्स। क्लियर बात है? ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, एग्जाम्स में घुमा फिरा के यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑर्थो इफेक्ट डाल देते हैं भाई वहां पर, तो ध्यान रखना है इस चीज का, नोट करना है और बढ़िया हाईलाइट करके अपने नोट्स में इसे जरूर रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है, तो करिए नोट, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नाउ ड्यू टू द स्टेरिक क्राउडिंग बिटवीन द एसिड एंड द ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप द C बॉन्ड OH ग्रुप, मतलब कि जो कार्बन और OH के बीच यहां पर जो भी मामला है, बिकम आउट ऑफ द प्लेन। ये मैंने आपको समझा दिया कि वो आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है। सो द पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट ऑफ द फिनाइल रिंग, जो रिंग का पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट जो था
will not operate because of which the acidic strength increases, इसके कारण जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये इंक्रीज हो जाती है। This effect does not occur with smaller groups, छोटे छोटे जो ग्रुप्स होते हैं उनके साथ में ये काम नहीं हो पाता है, मतलब कि रोटेट नहीं हो पाता है, स्टेरिक राउंडिंग नहीं होती है, ठीक है। अब छोटे ग्रुप है तो स्टेरिक राउंडिंग नहीं होगी भाई। देखो फ्लोरीन छोटा है, OH छोटा है, यहां पर NH2, ये छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं इनकी वजह से स्टेरिक राउंडिंग यहां पर नहीं होती। जो बड़े बल्कि ग्रुप्स होते हैं उनकी वजह से यहां पर स्टेरिक राउंडिंग होती है और वहीं पर आप ऑर्थो इफेक्ट को लागू करेंगे। आइए देखते हैं एक एग्जांपल। देखिए, सपोज करेंगे मेरे पास में एक यहां पर COOH ग्रुप है और यहां लगा है NO2, ठीक है। अच्छा, एक काम करेंगे, पहले ना इसे कॉपी कर लेंगे फटाफट, नहीं होगा, ठीक है, मां करो फिर NO2। इसके बाद में एक हो गया ऑर्थो पे, एक लगा देते हैं हम COOH, यहां पे मेटा पोजीशन पे NO2 है। इसके बाद में एक हम लोग पैरा पोजीशन पे NO2 लगा देते हैं, फिर करेंगे इसका डिस्कशन, ठीक है, ओके। अब यहां पे अगर हम देखें तो इधर होता है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, +M इफेक्ट है यहां पर। यहां पे नाइट्रोजन NO2 ये एक बल्की ग्रुप है, राइट। नाइट्रोजन है, उसके बाद में 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अगर आप गौर से देखो तो ये लगभग कुछ इस तरीके से है, देखो भाई, यहां पे डबल बॉन्ड O और यहां पे O नेगेटिव, इसके लोन पेयर, इसके लोन पेयर, इसके लोन पेयर, भैया ये खतरनाक है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा स्टेरिक हिंडरेंस क्रिएट करेगा यहां पर और उसके कारण ये अपना प्लेन चेंज कर देंगे। अगर मैं इसे A, इसे B और इसे C कहूं तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा A, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा A। उसके बाद होगा हमारा पैरा सब्स्टिट्यूटेड NO2, क्यों? क्योंकि यहां पर पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है और यहां पे आएगा निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, तो A के बाद आएगा C और उसके बाद आएगा यहां पर बचा क्या है, B, ठीक है। तो ये ऑर्डर आएगा इसका एसिडिटी का, ये एसिडिटी का ऑर्डर आपको नोट कर लेना है। और ये है इसका एक एग्जाम्पल बेहतरीन सा NO2 ग्रुप का। ध्यान रखें, NO2 ग्रुप जब पैरा पे होता है तब ये ज्यादा बढ़िया होता है, यहां पर एक पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट ये शो करेगा और इसके कारण ये ज्यादा एसिडिक भी हो जाता है एज कंपेयर टू जब मेटा पोजीशन पे NO2 होता है तब, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट यहां पर ज्यादा लागू होगा और इंडक्टिव इफेक्ट मेटा पोजीशन पे ज्यादा लागू होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ पैरा, ठीक है। तो नोट करिए फटाफट, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए भाई, यहां पर हमारे पास यहां पे है एक बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग को लगा हुआ है COOH। अब इसे कर देते हैं मल्टीप्लाई, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 4 हमारे पास में है। अब देखो भाई, हम लोग लगाएंगे सब्स्टिट्यूएंट्स, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लगाएंगे ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन मैंने लगाया है। इसके बाद में हम लोग लगाएंगे मेटा पोजीशन पे क्लोरीन, फिर पैरा पोजीशन पे क्लोरीन और वहां पे कुछ भी नहीं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो यहां पर आप देखेंगे कि ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है, जो कि एक बड़ा है ना, बड़ा एटम है क्लोरीन, राइट। तो स्टेरिक हिंडरेंस यहां पर ये क्रिएट करेगा क्या, बोलो? हाँ करेगा। तो सबसे ज्यादा अगर हम यहां पे A, इसे B, इसे C और इसे D दे दें तो सबसे ज्यादा एसिडिक अगर जिसे हम कहेंगे वो होगा हमारा A सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों? रीजन क्या है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन है ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। तो ऑर्थो इफेक्ट इसके पीछे रीजन है। उसके बाद आता है मेटा। क्यों क्यों आता है मेटा? भैया यहां पे आता है निगेटिव चार्ज। इसे ऐसे चाहिए कि ये खींच ले इलेक्ट्रॉन्स, इसे ऐसे लोग चाहिए जो इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले। क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन भैया बड़ा है ना, इसका काम बड़ा है, ये डोनेट कर देता है, ठीक है। तो ये डोनेट कर देता है, इस कारण यहां पे मेटा पोजीशन पे यहां निगेटिव चार्ज तो आता है नहीं, इसीलिए थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है, राइट। लेकिन यहां पर हम लोग देखेंगे कि पैरा पोजीशन पे निगेटिव चार्ज आता है घूम फिर के, राइट, आता है।
तो पैरा पोजीशन पे आने की वजह से हम ज्यादा स्टेबल किसे कहेंगे, बी को, उसके बाद हम कहेंगे सी, और लास्ट में आएगा हमारा बेंजोइक एसिड मतलब कि डी। ए बी सी डी ये सीक्वेंस इस पर्टिकुलर चीज का होने वाला है। ठीक है, तो आसान है, थोड़े थोड़े लॉजिक्स आपको अलग अलग यहां पे लगाने पड़ेंगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत सारी करनी होगी। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा ये कंसेप्ट्स आप बार बार वहां पे अप्लाई करेंगे। जितने बार आप अप्लाई करेंगे आपके कंसेप्ट्स अपने आप क्लियर होते जाएंगे, और जैसे जैसे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे आप इसमें मास्टर करते जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन इतना नहीं। आप जितना ज्यादा इसे सॉल्व करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपका कंफ्यूजन धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो परफेक्ट होने के लिए प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो फटाफट नोट करिए, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब हमें जंप मारना है बेसिसिटी पर। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, देखो अभी तक हम लोग देख रहे थे एसिडिटी। इसमें हम लोग कैसे चूज कर रहे थे कि भैया अपना एसिड जो है ये बढ़िया स्ट्रांग है या फिर नहीं। हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग लेट सपोज यहां पर CH3 CH2 और यहां पे C डबल बॉन्ड O और यहां पे OH, ये एक एसिड है, इसकी एसिडिटी की बात चल रही थी अभी तक। तो कैसे हम लोग जज कर रहे थे कि एसिड जो है ये अच्छा है या फिर नहीं। हम लोग यहां पर इस H, अच्छा एसिड का काम क्या है, H पॉजिटिव को डोनेट करना, राइट। तो H पॉजिटिव को हम लोग क्या करवा रहे थे, हम लोग H पॉजिटिव को डोनेट करवा रहे थे। तो डोनेट करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका मॉलिक्यूल है, O निगेटिव एंड H पॉजिटिव, ये डोनेट कर दिया भाई, ये जहां जाना है इसको जाए। अब हमने ये देखा कि हम लोग जो एसिडिटी है वो कैसे प्रूव कर रहे थे, ये नेगेटिव चार्ज जो यहां पर है, ये जो अनायन यहां पे बना है, ये कितना ज्यादा स्टेबल है उतना ही आपका ये एसिड अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा। ये देख रहे थे अभी तक, मतलब जितना ज्यादा स्टेबल ये नेगेटिव चार्ज यहां पर ऑक्सीजन के टकले पे होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हमारा ये एसिड होगा। क्या यही चीज हम लोग बेसिसिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं क्या, देखो मतलब क्या, CH3 CH2 और यहां पे NH2। ठीक है, मेरे पास एक अमाइन है, मुझे बताइए कि ये एक एसिड है या फिर बेस। नो डाउट ये बेस है। एक बेस का काम क्या होता है, बेस का काम होता है लोन पेयर से किसी एक H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करना। मतलब ये लोन पेयर का यूज करके कहीं से भी जहां से भी पॉसिबल हो एक H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करना, खींच लेना अपनी तरफ। अच्छा आरो उल्टा हो गया, ये देखो भाई क्या होगा यहां पर, ये एक H पॉजिटिव को ले लेगा, अटैक नहीं दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, H पॉजिटिव को ले रहा है, यहां पे ये H पॉजिटिव को दे रहा है। ठीक है, अब जब ये H पॉजिटिव को लेगा तो यहां पर हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो भाई CH3 CH2 और यहां पे NH3 हो जाएगा। अब पहले 2 था, एक हाइड्रोजन को लोन पेयर ने ले लिया है, अब 3 हो गया। मुझे बताइए नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, तब वो स्टेबल होता है क्योंकि उसके पास 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब इसने 3 से ज्यादा बॉन्ड्स बना लिए, यहां पे 4 बॉन्ड बना लिए, तो इसके टकले पर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अभी तक हम लोग एसिडिटी के केस में देख रहे थे कि यहां पर प्रोटॉन को देने के बाद ये अनायन जो बन रहा है ये जितना भी ज्यादा स्टेबल है, राइट, ये जितना भी ज्यादा स्टेबल है उतना आपका एसिड स्ट्रांग होगा। तो क्या इस केस में भी ऐसा होगा, यहां पर ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बन रही है ये जितनी ज्यादा स्टेबल हो उतना ज्यादा आपका बेस अच्छा बेस होगा, ऐसा हो सकता है क्या, तो ऐसा नहीं है। यहां पे चीजें थोड़ी चेंज हो जाती है, मैं आपको ध्यान से सुनना है, मैं आपको समझा रहा हूं किस तरीके से आपको सोचना है इस बारे में। आपको क्या करना है, ये जो लोन पेयर है, राइट, ये जो लोन पेयर है, सारी कहानी इन लोन पेयर के ऊपर होती है। 2 छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। पहले एसिडिटी के केस में अगर हम बात करें, एसिडिटी के केस में अगर हम बात करें तो आपको पूरा ध्यान यहां पर रखना है कि आपका ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कितना ज्यादा स्टेबल है। जितना ज्यादा ये स्टेबल उतना ज्यादा ये अच्छा एक एसिड। अब अगर हम बेसिसिटी की बात करें, अगर हम लोग बेसिसिटी की बात करें तो यहां पे आपको क्या ध्यान देना है, यहां पे आपको ध्यान देना है कि ये जो लोन पेयर यहां पर है नाइट्रोजन के टकले पर, ये जो लोन पेयर है ये कितना ज्यादा अवेलेबल है। मतलब क्या, मतलब ये लोन पेयर क्या रेजोनेंस में जा रहा है, क्या यहां पे डबल बॉन्ड मौजूद है, क्या यहां पे रिंग मौजूद है जो कि ये लोन पेयर को ले जाएगा। कैसे ले जाएगा, रेजोनेंस होगा ना। अगर सपोज करिए मेरे पास यहां पर ये स्ट्रक्चर ना होकर अगर
मेरे पास कुछ ऐसा होता, CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा होता, मुझे बताइए क्या ये लोन पेयर अब एकदम बढ़िया से अवेलेबल है कि सीधा भैया जैसे ही प्रोटॉन दिख जाए वैसे ही उस पर अटैक कर देगा? नहीं, यहां पे क्या होगा, यहां पे ये जो लोन पेयर है इसकी पूरी पूरी इच्छा होगी कि मैं रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करूं और इस कार्बन के ऊपर आएगा फिर नेगेटिव चार्ज। ऐसा होगा ना? होगा ना? मतलब ये जो लोन पेयर है यहां पे अवेलेबल नहीं है जितना ज्यादा इसके पहले वाले मॉलिक्यूल में था। मतलब क्या, देखो CH3 CH2 और यहां पर NH2। मुझे बताइए ये जो ग्रुप है ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अच्छा, ये भी डोनेटिंग है लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड मौजूद है जो कि कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हमें पता है कि नहीं पता है? अरे यार देखो, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये, क्यों? sp हाइब्रिडाइज्ड है भाई। उसके बाद डबल बॉन्ड, ये क्यों? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और सबसे कम यहां पे sp3। ठीक है, यहां पर देखो ये sp3 था, यहां पर ये sp2 है, ये कार्बन भी देख लो आप sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसीलिए ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की तरह बिहेव करने लगता है और ये इस लोन पेयर को अपनी ओर खींचने शुरू कर देता है। लेकिन इस केस में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और यहां पे लोन पेयर एकदम बढ़िया से अवेलेबल है अटैक करने के लिए, किसी एक H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए और बाकायदा बेसिसिटी की पूरी कंडीशंस फॉलो करने के लिए। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास एक ऐसा ग्रुप अटैच्ड है इस NH2 को जो कि इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर सकता है तो आपका बेस एक खराब बेस होगा। लेकिन अगर आपके पास NH2 को एक ऐसा ग्रुप लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो आपका ये जो बेस होगा ये एक अच्छा बेस होगा क्योंकि वो रेडिली एक H पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर रहा होगा। ठीक है, क्या बात साफ है? एकदम साफ है। आइए, बेसिसिटी ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग जो भी कंपाउंड होंगे उनकी बेसिसिटी की बात कर रहे हैं। सबसे बेसिक कंपाउंड लेते हैं भाई। अच्छा चलो, यहां पे क्या लिखा है? यहां पे लिखा है द वीकर द कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड क्या है? देखो ध्यान से। लेट सपोज मेरे पास एक यहां पर मॉलिक्यूल है R बॉन्ड NH2। ये क्या है? ये एक अमाइन है। बोलो, ये एक अमाइन है। अब ये एक बेस है, नो डाउट। इसका क्या काम है? इसका काम है कहीं से भी एक प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन कर ले। तो ये क्या करेगा? ये एक प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा, ये अटैक करेगा किसी एक H पॉजिटिव के ऊपर। जैसे ये अटैक करेगा अब हमारे पास क्या बन जाएगा? देखो भाई, R बॉन्ड NH3 विद अ पॉजिटिव चार्ज, यस और नो? अच्छा, ये अमाइन के साथ साथ ये क्या है? ये एक बेस है, यस और नो? बिल्कुल सही, बेस है। अच्छा, अब हमने ये सीखा है कि बेस जब प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है तो वो एक एसिड की तरह बिहेव करता है। देखो, नाइट्रोजन के टकले पर है पॉजिटिव चार्ज, क्या ये स्टेबल है? नहीं, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करने की कोशिश करेगा? ये कोशिश करेगा कि जहां से भी ये एक हाइड्रोजन आया है और हमारे जीवन में पूरी डिस्टर्बेंस लाया है, इसे कैसे ना कैसे करके मैं निकाल दूं। ठीक है, मतलब ये किसका काम है? ये तो एक एसिड का काम है। एसिड क्या करता है? एसिड एक H पॉजिटिव को डोनेट करता है। यहां पर ये भी ऐसी ही कुछ माइंड स्टेट शो कर रहा है कि मैं एक प्रोटॉन को यदि डोनेट कर दूं तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। और हर एक चीज केमिस्ट्री में और चाहे वो जीवन में हो स्टेबल होना चाहती है। ठीक है, तो एक H को अगर ये डोनेट कर दे, एक हाइड्रोजन को डोनेट कर दे तो ये स्टेबल हो जाएगा। मतलब ये एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या था? ये था एक बेस ने प्रोटॉन लिया, अब वो कुछ ऐसा बन गया कि अब वो एक प्रोटॉन को देना चाह रहा है, कोशिश कर रहा है कि दे दूं कैसे भी और मैं स्टेबल हो जाऊं। तो ये क्या है? एक कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, इसे हम कहते हैं नकली एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। ओके, तो इन्होंने क्या कहा है? द वीकर द कॉन्जुगेट एसिड, मतलब ये इस चीज की बात कर रहे हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कॉन्जुगेट एसिड क्या है। द वीकर द कॉन्जुगेट एसिड द हायर इज द pKa वैल्यू। pKa वैल्यू आई होप आपको पता है। जितना ज्यादा ये कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा उतना ही ज्यादा ये pKa की वैल्यू होगी, और जितनी ज्यादा ये pKa की वैल्यू होगी उतना ही अच्छा आपका बेस होगा। कंफ्यूज हो गए? कंफ्यूज हो गए है ना? मत सोचो उस बारे में, मत सोचो उस बारे में। ठीक है, एक छोटी सी चीज ध्यान रखो, pKa
ठीक है, पिकाचू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बेसिसिटी। जो हमारा पीके है ये बेसिसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए जितना ज्यादा पीके की वैल्यू हो रही है, राइट, 8 10 15 20, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका बेस होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। और अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो ये सब सोचना बंद करो, इस लोन पेयर के ऊपर ध्यान दो। ये लोन पेयर जितना ज्यादा अवेलेबल होगा उतना ही आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो, एनी फैक्टर दैट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम, मतलब जैसे कि मैंने सबसे पहले वाले एग्जाम्पल में आपको लिखकर दिखाया था कि CH3, CH2 एंड NH2 ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को नो डाउट डोनेट कर रहा है, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है तो नाइट्रोजन के टकले पर जो लोन पेयर है ये एकदम बढ़िया तरीके से अवेलेबल है अटैक करने के लिए। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे भारी मात्रा में मौजूद है, मतलब ये लोन पेयर कहीं पर नहीं जा रहा, ये यहीं पर है, और अगर ये यहीं पर है तो ये आसानी से सामने वाले प्रोटॉन को खींचकर अपने पास ला सकता है। तो ये लोग क्या कहना चाहते हैं? ये लोग कहना चाहते हैं एनी फैक्टर दैट इंक्रीजेस, फैक्टर मतलब ये जो ग्रुप्स लगे हैं हमारे NH2 को, दैट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये डोनेट कर रहे हैं लगातार, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीजेस एन अमाइन बेसिसिटी। अगर आपके पास एक ऐसा ग्रुप अटैच्ड है आपके अमाइन पे, नाइट्रोजन पे, जो कि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो आपका जो बेस है ये एकदम स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इसकी बेसिसिटी बढ़ा रहा है, ठीक है। While any factor that decreases the electron density, मतलब सेकंड वाला एग्जांपल ले लो भाई, ये सबसे ज्यादा बेस है, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर इसमें सबसे ज्यादा है। उसके बाद में हमने क्या लिया था? हमने लिया था CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड NH2, ठीक है। मुझे बताइए ये जो लोन पेयर है क्या अब ये रेडीली अवेलेबल है अटैक के लिए? नहीं, ये तो रेजोनेंस में जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये अवेलेबल नहीं है। मतलब ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है हमारे नाइट्रोजन पर से। तो ऐसे लोग यहां पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिसिटी को कम करने के लिए, ठीक है। तो यही इन्होंने कहा, व्हाइल एनी फैक्टर दैट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम डिक्रीजेस एन अमाइंस बेसिसिटी, किसी भी पर्टिकुलर अमाइन के बेसिसिटी को वो घटा देता है अगर वो एक ऐसा ग्रुप है जो कि नाइट्रोजन के टकले के लोन पेयर को खींच रहा है। क्लियर बात है, एकदम साफ। मतलब मैं आपको एक छोटी सी दो बातें बता देता हूं, देखो आप कहां बताऊं, कहां बताएं, यहां बताओ। देखो, अगर आपके पास NH2 पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो आपका जो बेस है ये बेकार बेस है, बेस बेकार बेस है। लेकिन अगर आपके NH2 को एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है जो कि इस नाइट्रोजन पे के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो आपके पास जो बेस है ये एक अच्छा बेस है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर बात है। अब वो डिपेंड करता है कितना ज्यादा डोनेट कर रहा है, जो ज्यादा डोनेट कर रहा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जो कम डोनेट कर रहा है वो कम स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जो ले जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को ले जा रहा है तो वो आपका और भी गंदा बेस होगा, ठीक है, वीक बेस। क्लियर बात है, राइट। चलो, तो इससे भी खराब बेस कोई है क्या? हाँ बिल्कुल है, बहुत सारे हैं। तो एक एग्जांपल दे दें। देखो, अगर आपके पास एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग को लगा है यहां पर NH2, तो यहां पर देखिए, यहां पर तो भैया एक ही डबल बॉन्ड था जो खींच रहा था, यहां पे 1 2 3, ये लोन पेयर जब जाएगा अंदर रेजोनेंस में तो आपको भी पता है 3-4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं। लेकिन यहां पर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं? 2 ही बनते हैं सिर्फ, यहां पे 3-4 बन रहे हैं। मतलब ये ज्यादा उसे लेकर जा रहा है नाइट्रोजन से दूर, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कर रहा है कम, मतलब बेसिसिटी को कर रहा है कम। क्या बात समझ में आ गई? सारा खेल नाइट्रोजन के टकले पे चमचमाते लोन पेयर का है। जितना ज्यादा लोन पेयर अवेलेबल है उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर एकदम बढ़िया से आपके खोपड़िया में ये बात घुस चुकी है तो एक बार फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब हमें पता है डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, हमें पता है। मेकिंग अमाइंस लेस बेसिक, ये भी हमें पता है।
नेक्स्ट है अरिल अमाइंस आर लेस बेसिक देन द अल्किल अमाइंस। ये जो अरिल अमाइंस होते हैं ये कम बेसिक है, किससे? अरिल अमाइन से। क्यों? क्योंकि अरिल अमाइंस में ये जो लोन पेयर है ये चला जाता है भाई रेजोनेंस में, ठीक है। बिकॉज द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन इज डिलोकलाइज्ड, एज द डिलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस द बेसिसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। अच्छा, तो ऐसी बात है। तो बताइए मुझे कि मेरे पास ये एक एग्जांपल है, देखो ध्यान से। इसमें यहां पर लगी है एक बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कंटेनिंग 6 मेंबर्ड यहां पर रिंग है और इस तरीके से ये है। इसके अलावा यहां पे एक 5 मेंबर्ड रिंग मेरे पास है और यहां पर भी नाइट्रोजन लगा है, इधर नाइट्रोजन को एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है और यहां पे है डबल बॉन्ड्स। मुझे बताइए इनमें से दोनों में से कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा? बेसिसिटी किसकी ज्यादा है? किसकी ज्यादा होगी? देखो भाई, लोन पेयर नाइट्रोजन पे है क्या? हां है। यहां पर है क्या? हां है। अब कौन ज्यादा अवेलेबल है इनमें से? ये जो लोन पेयर है क्या ये रेजोनेंस में जा पाएंगे? ये रेजोनेंस में नहीं जा पाएंगे। क्यों भैया? यहां पे देखो डबल बॉन्ड, यहां गया तो यहां पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। आया समझ में? देखो ये बेंजीन रिंग, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड्स, लोन पेयर, ये गया अंदर, ठीक है, ये गया इधर। अच्छा, कैसे हो जाएगा भाई? बताना जरा, कैसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। ये लोन पेयर रेजोनेंस में ये नहीं जाता। ये लोन पेयर जो है ये लोकलाइज्ड है। मुझे बताइए जब ये यहां चला जाएगा तो यहां पर 4 बॉन्ड बना दिए हैं नाइट्रोजन ने, पॉसिबल ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहां पर जो लोन पेयर है, लोन पेयर इज लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड है, वहीं पर रहता है उधर ही। लेकिन यहां इस केस में ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा और फिर ये इधर आएगा, ऐसे इस तरीके से, मतलब इधर तो नहीं आएगा, खैर ये यहां से इधर से अटैक करता है, वो बात की बात है। लेकिन अभी हमें ये समझ में आ गया कि लोन पेयर जो है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व्ड है, मतलब जो लोन पेयर है इज डीलोकलाइज्ड। ये लोन पेयर क्या है? डीलोकलाइज्ड है और इसी कारण ये लेस अवेलेबल है नाइट्रोजन पे और इसी कारण ये हाइड्रोजन को इतने बढ़िया तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और इसी कारण ये एक लेस बेसिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ज्यादा बेसिक कौन है? ये। लेस बेसिक कौन है? ये। क्या बात साफ है? फटाफट इसे नोट करो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको, आप फटाफट मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा ज्यादा बेसिक है। देखो ये देखिए, पहला एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहां पर लगा है NH2, नाइट्रोजन के टकले पे, जाहिर सी बात है लोन पेयर होंगे। यहां पर बेंजीन रिंग पूरी बनी है और इधर लगा है NH2, ठीक है, ये केस है। और इतना केस तो हो गया। यहां पर देखिए इस तरीके से यहां पे लगा है NH2 और यहां पे है बेंजीन रिंग। क्लियर बात है? चलिए वीडियो को पॉज करिए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए। यहां पर मैं इसे A, B और C ये नाम दे देता हूं भाई। मुझे आप बताएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। क्या बताएंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। चलिए फटाफट से सॉल्व करिए और बताइए मुझे, वीडियो को पॉज करिए, आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। सारा का सारा खेल डिपेंड करता है नाइट्रोजन के टकले पर जो लोन पेयर है उसके ऊपर, ठीक है। यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। सबसे पहली बात, ये वाला जो लोन पेयर है ये क्या डीलोकलाइज हो पाएगा? नहीं, ये डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, ओके। ये वाला तो है, हम सबको पता है, लेकिन ये वाला तो नहीं है। ये वाला क्या डीलोकलाइज हो पाएगा? नहीं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब कि कॉन्जुगेशन यहां पर नहीं है, मतलब ये वाला भी नहीं हो पाएगा। अब बात आती है, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो फिर कौन सा ज्यादा खतरनाक है भाई? देखो यहां पर जो कार्बन, ये कार्बन है, ये भले ही sp3 है, लेकिन इसके बाद यहां पर ये जो कार्बन है ये भी sp3 है।
अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला कार्बन नो डाउट sp3 है, लेकिन ये वाले कार्बन की अगर हम बात करें तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और हमें पता है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये इस लोन पेयर को खींचने की कोशिश कर रहा है एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, तो मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रांग अगर हम किसे कहेंगे तो वो हो जाएगा हमारा ए, उसके बाद आएंगे हमारे सी, और उसके बाद नो डाउट ये तो भैया डीलोकलाइज होए जा रहे हैं बेशर्मों की तरह, तो यहां पर आ जाएगा लास्ट में बी। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। क्या बात समझ में आ गई? यस और नो? एकदम क्लियर 100%। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो भाई। अगर मेरे पास यहां पर एक बेंजीन रिंग लगी हुई है और इस बेंजीन रिंग को है C डबल बॉन्ड O और यहां पे है NH2, क्लियर बात है। इसी के साथ में अगर मेरे पास एक यहां पर बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग को लगा है यहां पे NH2, अब क्या करेंगे? देखो ये वाले लोन पेयर भी डीलोकलाइज्ड है भाई, ये वाले भी डीलोकलाइज्ड हैं, दोनों के दोनों डीलोकलाइज्ड हैं। तो कौन ज्यादा यहां पर बेसिक होना चाहिए? कंफ्यूजन है, राइट। लेकिन भैया आपने बताया था कि इसमें ज्यादा डीलोकलाइजेशन हो जाता है तो ये कम अवेलेबल होगा शायद, और इसमें शायद यहीं तक जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन तक जाएगा, तो शायद ये वाला होगा, ऐसा आप सोच रहे होंगे। नहीं, ज्यादा बेसिक कौन सा है? ज्यादा बेसिक है ये वाला। ठीक है, भले ही डीलोकलाइजेशन इसमें ज्यादा है लेकिन ज्यादा बेसिक ये वाला है। रीजन इसके पीछे ये है कि यहां पे इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन हो रहा है ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन जो है ये इस लोन पेयर को इस कदर खींच लेता है कि वापस जाने नहीं देता, लेकिन ये वाला जो है घूम फिर के आखिर वहां पे आ तो जाता है। ये ऑक्सीजन जो है काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो इसी कारणवश ये उसे खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है और ऑक्सीजन के टकले पर ही रखता है, मतलब बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो पाता। क्लियर बात है? तो ज्यादा बेसिक कौन सा है? ये वाला। कम बेसिक कौन सा है? ये वाला। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे ही मैं इसको मार्क नहीं कर रहा, कंफ्यूज ना होना इस केस में। ठीक है, तो नोट करिए फटाफट इसे, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब ये परसेंटेज एस कैरेक्टर का क्या मामला है? अभी तक हमने ये देखा था कि जो NH2 है इसको जो कनेक्टेड कार्बन है, ठीक है, इसको जो कनेक्टेड कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन देखा था और उसमें से हमने जज किया था। लेकिन अगर 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 ध्यान से देखो, अगर मेरे पास में यहां पर ये तीन मॉलिक्यूल्स है, CH3 बॉन्ड NH2, उसके बाद है CH2 डबल बॉन्ड NH, उसके बाद में है मेरे पास CH ट्रिपल बॉन्ड N। अब बताइए भाई, अब बताइए क्या हो सकता है? क्या लोन पेयर सबके पास है? जी हां। अब क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, द हायर द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर द मोर टाइटली द लोन पेयर इज हेल्ड। जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा, उतना ये इस लोन पेयर को पकड़ के रखेगा, अटैक करने नहीं देगा। ठीक है, देखिए यहां पर अगर हम देखें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है भाई, यहां पर है sp3 है, तो मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर लगभग 25% है ना। यहां पर है sp2, तो यहां पर लगभग है 33.33, और यहां पर है sp हाइब्रिडाइज्ड, मतलब 50% एस कैरेक्टर यहां पर है। सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर कहां पर है? जहां पर ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन कनेक्टेड है कार्बन को, यहां पर सबसे ज्यादा परसेंटेज है एस कैरेक्टर का। जितना एस कैरेक्टर का परसेंटेज ज्यादा, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और उतना ही ज्यादा ये इस लोन पेयर को होल्ड करके रखेगा, अटैक करने नहीं देगा। अगर अटैक करने नहीं दे रहा तो ये सबसे बेकार बेस है। उसके बाद फिर ये, उसके बाद ये सबसे अच्छा बेस हमारा कौन सा है? ये वाला। क्या बात साफ हुई? जो परसेंटेज एस कैरेक्टर का यहां पे खेल है, क्या आपको समझ में आया? The higher the percentage S character, the more tightly the lone pair is held and the weaker is the base. Weaker is the base. क्या बात समझ में आ गई? अगर हां तो फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे।
तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। दिस इज युवराज सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।